हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुसूची के बारे में और साथ ही साथ समिति और आयोग के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए इस बुक में वो सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी तरह से प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। वीडियो को छोड़ कर के बीच में चले जाने से क्या होता है। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है अनुसूचियाँ। जैसे कि अगर हम बात करें अनुसूची के संबंध में, तो स्टार्टिंग में ही आपने अनुसूची के बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था इसी बुक से, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में देखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए, उनके बारे में आपको बता दूँ। तो आपको पता है कि वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में बात की गई है, जो कि हर सूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा गया, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी अनुसूची के संबंध में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट है। अगर बात यहाँ पे 10वीं अनुसूची की करें तो 10वीं अनुसूची के संबंध में 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दल विरोधी जो कानून है ये कौन पारित करता है, यानी जिस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर लोकसभा में दल बदल विरोधी कानून विरोध होता है तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष इसके बारे में बात करते हैं। और अगर राज्य में बात होता है तो हम वहाँ पे कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष, यानी जिस परिषद यहाँ पे कह सकते हैं जिस मंडल में ये बात होती है वहीं पे इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, उसी के अध्यक्ष इस पर निर्णय लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि संचार राज्य सूची का विषय ना होकर के केंद्र सूची का विषय है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे केंद्र सूची और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे राज्य सूची के अंतर्गत हम सबसे पहले बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत जैसे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर हो गया, गैस, कृषि, और आगे कह सकते हैं जैसे कारागार हो जाता है, पंचायती राज होता है, भूमि सुधार, ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और केंद्र सूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सूची के अंतर्गत भी आप याद रख सकते हैं जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत। ठीक है, और अगर आप सूची की बात करें तो आपको ये भी पता होगा कि 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत बांटा गया है केंद्र सूची, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। सिंचाई यहाँ पे क्या है, सिंचाई, कानून व्यवस्था और जो कृषि है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य सूची के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आती है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची में यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ध्यान रख सकते हैं कि पंचायती राज्य के लिए कितने विषय प्रावधान किए गए? टोटल 29 विषय प्रावधान किए गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के लिए नियम 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत ये आता है खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा। ठीक है ना, नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, जबकि जंगल यानी कि जो वन है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बात अगर समवर्ती सूची की करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आर्थिक नियोजन जो है किस विषय है, कि यानी किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण भी ध्यान रख सकते हैं, परिवार नियोजन, शिक्षा और विवाह। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिक्षा जो है पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषाओं से है, और 22 भाषाओं में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसमें कि अंग्रेजी और भोजपुरी शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के पास है। अब यहाँ पे देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास यानी संघ के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? हम जैसे जानते हैं कि सभी चीज़ों को बांटा गया कि ये संघ सूची में होगा, ये समवर्ती सूची में होगा और ये राज्य सूची में होगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि ये इस सूची के अंतर्गत आएगा। तो जो चीज़ें बांटा नहीं गया है वो क्या होता है कि वो सूची जो होता है वो कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियों के साथ आता है। ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियाँ उसके अंतर्गत आता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? संघ के पास दी गई, यानी कि उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। तो यही उल्लेख किया गया अनुच्छेद 248 में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बोडो, डोगरी, संथाली और अंग्रेजी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि अंग्रेजी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें
अंग्रेजी नहीं आता है, साथ ही साथ भोजपुरी भी नहीं आता। ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। मैंने आपको ऊपर में बताया था, जन स्वास्थ्य कह सकते हैं या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, जन स्वास्थ्य को हम लोग लोक स्वास्थ्य के रूप में भी जानते हैं। ये राज्य सूची का विषय, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और बाकी यहाँ पे पॉइंट्स एक छोटा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का एप्लीकेशंस पे पेड कोर्सेज चलता है, तो वहाँ पे आपको जुलाई मंथ का जो कोर्सेज है सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाएगा। इस बैच की प्राइस आपको पता है 149 होता है, लेकिन ऑफ़र चल रहा है 29 से 30 जुलाई तक के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए अब आपका ऑफ़र बचा हुआ है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। देखिए, इसमें आपको 15 जो कि ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट के साथ, बिल्कुल 100 क्वेश्चंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ टॉपिक वाइज भी इसमें नोट्स अभी डाले जा रहे हैं, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा वो भी। और अब यहाँ पे जो फाइल देख रहे हैं इसमें PDF फॉर्मेट है, यानी 111 फाइल जो इसमें देख रहे हैं, बहुत सारी इसमें PDF फाइल है, करीब 90 से ज़्यादा, ठीक है, 90 प्लस आपको इसमें मिल जाएगा हैंड राइटिंग नोट्स अलग अलग टॉपिक्स पे, यानी 90 से ज़्यादा नोट्स आपको मिलेगा हैंड राइटिंग नोट्स। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम्स में सिलेबस में वही नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन हुई, क्योंकि आज को ऑफर है, ऑफर का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अनुसूची से संबंधित इतने ही सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए थे, लेकिन जो भी पॉइंट्स था, मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया था उस पिक्चर को याद रखिएगा कि कौन सी विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं अनुसूची के संबंध में, तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाकर के, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं समिति और आयोग से संबंध में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो देखिए, चलिए समिति, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि समिति से संबंधित मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, बहुत पहले ही बताया था, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल्स में उसमें जितने भी समिति पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, करीब 22 से 25 समिति के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो MCQ फॉर्मेट में जाकर के जरूर देखिए, एक तरह से टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने के, अगर नहीं मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा। चलिया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की थी, तो जांच के लिए सुधार दिया था, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चलिया समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की और अपना सुझाव दिया था। अब वहाँ पे पूछा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है। अगला पॉइंट्स, प्राक्कलन समिति। पिछली बार भी क्वेश्चंस प्राक्कलन समिति से पूछा गया था। प्राक्कलन समिति हो या फिर लोक लेखा समिति हो, दोनों से क्वेश्चंस बनना डेफिनेटली फिक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति, जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए थे उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया था लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति से। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी उसमें से एक होंगे जो आपको कोर्सेज मिला हुआ, ठीक है, नोट्स मिला हुआ। देखिए, प्राक्कलन समिति में लोक लेखा के 30 सदस्य होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें प्राक्कलन समिति के संदर्भ में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राक्कलन समिति 1950 में तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई के द्वारा, उन्हीं के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, श्री गिरीश बालचंद्र, ठीक है, श्री गिरीश बालचंद्र। और लोकसभा में को टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है, संसद के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद के द्वारा, जो कि आर्टिकल आपको पता होगा 312, ये ध्यान रखिएगा, 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है या फिर कौन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि इनसे पहले यानी कि वर्तमान में जो है हम कह सकते हैं कौन है, तो ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। और अरुण कुमार मिश्रा जी ने HL दत्तू का स्थान लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो आप याद रख सकते हैं, श्री रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, रंगनाथ मिश्रा, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का गठन नहीं है, ठीक है, गठक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसका गठक नहीं होता। अगला पॉइंट्स क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 का संबंध पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। आपको पता होगा कि संवैधानिक आयोग और एक गैर संवैधानिक आयोग के संदर्भ में हम बात करते हैं तो क्या होता है। संवैधानिक आयोग हम उसे कहते हैं जिसका उल्लेख मूल संविधान में हो या फिर किसी संविधान संशोधन के द्वारा उसको अब संविधान में शामिल कर लिया गया हो या किसी अनुच्छेद में उसके बारे में चर्चा हो।
हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संविधान में उसके बारे में चर्चा हो तो वो एक प्रकार का गैर संवैधानिक नहीं होता, यानी कि संवैधानिक होता है। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो, संविधान में चर्चा नहीं हो, उसे हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे योजना आयोग ले लीजिए, योजना आयोग का चर्चा किसी भी हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, तो वो एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय हुआ। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट यहाँ पे बात करें पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में, या फिर वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सभी के सभी संवैधानिक निकाय होते हैं, क्योंकि इनके बारे में उल्लेख संविधान में किया गया। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अक्सर क्वेश्चंस पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय। जस्ट मैंने आपको बताया कि संवैधानिक निकाय किसके कहते हैं। तो चुनाव आयोग का संबंध अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक वहाँ पे बात की गई है निर्वाचन आयोग के संबंध में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे सच्चर समिति का संबंध आप पढ़ सकते हैं, किसका संबंध किससे था, सच्चर समिति, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये बिल्कुल सही है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख संविधान में दिया गया। ठीक है, और अगर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक लेखा समिति। इसके संबंध में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको बता दिया है पहले भी, और जो लोगों को नोट्स मिला हुआ वो तो अपना पढ़ते रहते हैं, आप उनको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था, हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम की सिफारिश पर गठन किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, जो लोक लेखा समिति होता है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में कहा जाता है लोक लेखा समिति को। और वर्तमान में, पहले इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके जो सदस्य होते हैं वो 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अध्यक्ष हम कह सकते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान रख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पेड कोर्सेज में जो नोट्स हमारा है उसमें आपको प्रोवाइड कराया गया था, तो अच्छे तरीके से आप उसको पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की थी। ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है, रूस के संविधान से इन्होंने प्रेरित होकर के ये बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू आरंभ की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपको पता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा फेमस है कि आपको क्या बताया जाए। इसका गठन 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन यानी पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता जी का संबंध त्रिस्तरीय से, जबकि अशोक मेहता समिति का संबंध द्विस्तरीय से। ठीक है, और इन्होंने 1977 में ये बात कही थी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने में ध्यान रखेंगे। और सरकारिया समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी, तो इनका संबंध होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक्स को मैंने कवर किया। जितने भी पॉइंट्स इस बुक में दिए गए थे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने बाकी के नोट्स जो वीडियो है नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो आज आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। 99 में ही आप पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ हमारे कोर्सेज़ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड करके कोर्स सेक्शन में जाकर यानी कि कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।